जस्मीन मैम और मैं वापस से आ गई क्लास 10 के लिए न्यू टॉपिक लिया बेटा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की पीवाईक्यूज। ठीक है, आज वाले लेक्चर में हम लोग इंपॉर्टेंट मोस्ट गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को खत्म करेंगे बेटा, जिनको लगाने के बाद और मेरी वन शॉट सीरीज लगाने के बाद आपका पूरा का पूरा चैप्टर ये बिल्कुल कैसा हो जाने वाला, बिल्कुल टॉप हो जाने वाला। ठीक है, तो बेटा देखते हैं पहला क्वेश्चन, बिल्कुल भी देरी नहीं करता। और देखो हाई पॉइंट और है, मैंने यहाँ पे सारे चैप्टर्स के वन शॉट प्रोवाइड कराया आप लोगों को, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के क्लास 10, तो जाकर देखो भाई उसको। और पीवाईक्यू सीरीज भी मैंने चला रखी है। ठीक है, बहुत सारे चैप्टर्स की पीवाईक्यू सीरीज आ चुकी है, आज इसकी आ जाएगी। ठीक है, और ऐसे करते करते मैं आपका 2 मार्च से पहले बेटा एक फुल रिविजन कराऊंगी, जिसके अंदर मैं वहां पे केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को पूरी तरीके से वहां पे आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूं। तो भाई उस मैराथन के लिए भी तैयार रहना। ठीक है, वो पूरा मैराथन हम लोग खत्म करेंगे सिर्फ 2 दिन के अंदर, एक दिन बायोलॉजी फुल सिलेबस और एक दिन केमिस्ट्री फुल सिलेबस। ठीक है, तो बेटा आओ देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, व्हाट आर द रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, आप लोगों को ये आंसर आता है बेटा, मैंने आप लोगों को बताया भी रिसेप्टर्स क्या होता है बेटा, ये कुछ ऐसी स्पेशलाइज्ड सेल हैं जो बाहर से इन्वायरमेंट में आने वाले, मतलब जो इन्वायरमेंट से बाहर से जो इफेक्ट आता है ना, उसको क्या कर सकती है, उसको भाप सकती है। ठीक है, उसको मतलब कि उससे अफेक्टेड हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स which receives the external, yeah, the stimuli from the outside environment, जो बाहर environment से आएगी। ठीक है, उस स्टिमुलाई को एक्सेप्ट करना और उसको इफेक्ट मतलब कि अफेक्ट फील करना उससे, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे आपको सेंसेशन फील होनी चाहिए, यही होते हैं बेटा रिसेप्टर्स। ठीक है, जैसे कितने टाइप के रिसेप्टर्स मैम ने आप लोगों को पढ़ाए थे बेटा, मैम ने आपको क्या क्या पढ़ाया था, आपको आइज के पढ़ाए थे। ठीक है, तो उनको हम बोलेंगे फोटो रिसेप्टर्स। क्या होंगे, आइज में जो प्रेजेंट होंगे, जो बाहर से आने वाली लाइट को, कोई भी इमेज को भापेंगे। ठीक है, तो दीज आर द फोटो रिसेप्टर्स। ठीक है, फोटो रिसेप्टर्स किसके लिए होंगे बच्चा, आइज के लिए होंगे, फॉर आइज। ठीक है, फिर फोनो रिसेप्टर्स, फोनो का मतलब क्या है बेटा, फोन। ठीक है, फोन का लगाते हैं, कानों पे लगाते हैं ना। ठीक है, तो ये फोनो रिसेप्टर्स ये किसके लिए होंगे बेटा, ये होंगे फॉर ईयर्स। ठीक है, आपकी टंग पे प्रेजेंट होता है बेटा गस्टेटरी रिसेप्टर्स, हम उनको बोलते हैं। ठीक है, गस्टेटरी रिसेप्टर, जिनसे आप बेटा टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन डिफरेंशिएट इन बिटवीन द बिटर, सावर एंड स्वीट टेस्ट। ठीक है, फिर आता है बेटा यहाँ पे आपका ऑल्फैक्टरी बेटा आपकी नोज में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड द लास्ट इज अ थर्मो रिसेप्टर। थर्मो कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, आपकी स्किन में, आपको जो स्किन को फील होता है ना गर्म ठंडा, ये थर्मो रिसेप्टर्स की वजह से फील होता है। ठीक है, समझ में आने वाला क्वेश्चन, यस मैम समझ में आ गया। ठीक है, फिर आता है बेटा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेड्यूला। ठीक है, आपको बहुत सारे बच्चे सोचेंगे मैम मेड्यूला क्या होता है बेटा, मेड्यूला जाके पढ़ो ना मेरी वन शॉर्ट सीरीज को, बेटा ब्रेन का एक पार्ट होता है। ठीक है, देखो आपको पता है बेटा कितने टाइप के ब्रेन, मतलब ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, सेरिब्रम और डायंसेफ्रॉन। मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं होता। फिर हाइंड ब्रेन पे आ जाओ आप, हाइंड ब्रेन में बेटा 3 पार्ट डिस्कशन करें मैंने वहां पे, सेरिबेलम, पॉन्स और मेड्यूला। ठीक है, तो मेड्यूला उसी का पार्ट है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था बेटा ऐसे ये मेड्यूला होता है बच्चा। ठीक है, दिस इज द मेड्यूला। अगर मैं आपको दिखाऊं ऐसे 3D में दिखाऊं ऐसे, ठीक है, ऐसे ये होता है बेटा मेड्यूला। ठीक है, जो यहाँ से निकल जाता है बेटा, और जब यहाँ से निकलता है तो नीचे बन जाता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो जब तक ये ब्रेन में है, जब तक ये स्कल में है। ठीक है, ये स्कल है ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, और जब नीचे निकल जाएगा तो क्या बन जाएगी बेटा, ये स्पाइनल नर्व बन जाएगी। ठीक है, तो ये मेड्यूला है। मेड्यूला का क्या फंक्शन होता है, देखो मैंने आप लोगों को बताया था बेटा, जितने भी इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं, इनवॉलंटरी एक्शंस का मतलब क्या होता है कि जो हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते, उनके सारे सेंटर्स यहीं पे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है बेटा, कंट्रोल्स द इनवॉलंटरी एक्शन। ठीक है बच्चा, समझ में आया। जैसे कौन कौन सा एक्शन मैम, वॉमिटिंग सेंटर बेटा, आपका क्या वॉमिटिंग सेंटर यहाँ पर पड़ा होता है, वॉमिटिंग सेंटर। ठीक है, कफिंग सेंटर। ठीक है, कफिंग सेंटर। ठीक है बच्चा, फिर आपका यहाँ पे आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी बेटा कि जो आपका मतलब कि जैसे आप रेस्पिरेशन करते हो ऐसे। ठीक है, तो उसमें जो डायफ्राम और किसकी मूवमेंट आती है, रिब्स की मूवमेंट आती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए बेटा एक सेंटर होता है, उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी राइन सेंटर, वो भी मेड्यूला के अंदर ही पड़ा होता है। ठीक है, RRC। ठीक है, रेस्पिरेटरी राइन सेंटर। ठीक है, राइन सेंटर यहाँ पर पड़ा होता है बेटा। ठीक है, ये क्या कंट्रोल करता है, ये ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है आपकी। ठीक है, फिर बेटा स्नीजिंग सेंटर, छींक, आपको जो छींक आती है वो सब कुछ यहीं पर पड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ मेड्यूला। आप इसको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत अच्छे से टीचर इंप्रेस हो जाएगा, आप सब पूरे मार्क्स मिलने की चांसेस है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, आई होप आपको समझ में भी आया होगा वाला क्वेश्चन। आई होप बच्चा आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द CNS एंड PNS, मतलब कि CNS क्या बनाता है, PNS क्या बनाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो जिन बच्चों को CNS की फुल फॉर्म नहीं आती बेटा, वो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है बच्चा, यस मैम समझ में आ गया, ठीक है। सीएनएस में बेटा दो पार्ट आता है आपके, ब्रेन आता है, ठीक है, और बच्चा आपका क्या आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है, ठीक है मैम समझ में आ गया ये वाला पॉइंट तो, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा वो बोल रहा है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ पीएनएस के बारे में, ठीक है, पीएनएस में यहाँ लिख रही हूँ बेटा, मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। पीएनएस, पीएनएस की फुल फॉर्म होती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब कि जो बेटा सीएनएस में नहीं आता, मतलब जो सेंटर में नहीं आता, ऐसा साइड में पड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो वो है बेटा आपके, इसमें दो आएंगे, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक, इसके दो पार्ट होते हैं, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक, ठीक है। सोमैटिक में आपकी बेटा नर्व्स आती हैं, ठीक है, जैसे क्रेनियल नर्व्स, ठीक है, और बेटा स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। स्पाइनल नर्व्स मतलब कि जो नर्व्स निकल रही होती हैं, मैं आपके ब्रेन ऐसे, जैसे मान लीजिए दिस इज द ब्रेन एंड दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, तो यहाँ से जो नर्व्स निकलेंगी, ठीक है, दीज आर द क्रेनियल नर्व्स, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगी दीज आर द स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। कितनी होती है बेटा नंबर में, क्रेनियल नर्व्स होती है 12 इन पेयर, ठीक है, और ये होती है बेटा 31 इन पेयर, ठीक है। समझ में आया वाला पॉइंट, यस मैम समझ में आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चा ऑटोनॉमिक में दो तरीके के सिस्टम्स आते हैं आपके, सिंपैथेटिक और, ठीक है, सिंपैथेटिक और अनसिंपैथेटिक या नॉन सिंपैथेटिक, ठीक है। देखो सिंपैथेटिक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर आपको सिंपैथी की जरूरत है, ठीक है, एक मिनट मार्कर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। देखो तो यहाँ पर मैं आपको क्या बता रही थी, आप इसको नॉर्मल लिख के ना, यहाँ पे आप लिखो इसको पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। सिंपैथेटिक का मतलब होता है, मान लो तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़ जाए, ठीक है, अब कुत्ता पड़ गया तो भैया तुम्हारा दिल जोर जोर से धड़केगा, मतलब तुम्हें सिंपैथी की जरूरत है, तुम्हें प्यार की जरूरत है, ठीक है बच्चा। तो जब आपके पीछे इमरजेंसी, आपको ये हमेशा किसमें एक्टिवेट होता है, एक्टिवेट्स इन इमरजेंसी, ठीक है। अब जैसे मान लो अब मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, ठीक है, अभी मेरे पीछे कोई कुत्ता नहीं भाग रहा, तुम्हारे पीछे मारा, तुम आराम से बैठ के मेरा लेक्चर देख रहे हो और मैं आराम से तुम्हें पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो ये एक्टिवेट रहता है, एक्टिवेट्स इन नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। याद रखने वाली बात, समझ में आया पॉइंट, यस मैम समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद बेटा अब हम देखेंगे बी पार्ट है, ठीक है। बी पार्ट क्या कह रहे हैं, हाउ आर द कंपोनेंट ऑफ नर्वस सिस्टम प्रोटेक्टेड, मतलब ये जो नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स है, आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कैसे प्रोटेक्टेड रहता है, ठीक है। आप लोगों को पता है बेटा ब्रेन जो है, ठीक है, ब्रेन जो है वो स्कल के अंदर प्रोटेक्टेड रहता है, और इसके ऊपर बेटा कुछ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उन मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं मेनिंजेस, ठीक है। मैंने ब्रेन में आपको तीनों मेम्ब्रेन्स के बारे में बात करी, ठीक है, पिया मैटर, अरेक्नॉइड मैटर और ड्यूरा मैटर, ठीक है। तो स्कल एंड मेनिंजेस, तो ये इनको ब्रेन इससे प्रोटेक्ट होता है बेटा। फिर जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड जो है बेटा वो किससे प्रोटेक्ट रहती है, आपकी किससे, वर्टिब्रल कॉलम से, किससे रहती है बेटा, वर्टिब्रल कॉलम से वो प्रोटेक्टेड आपकी रहती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर बेटा सी पार्ट, which signal will get disruptive in case of spinal cord injury, अगर किसी बंदे को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाए तो क्या दिक्कत आएगी, देखो बेटा दिक्कत तो बहुत ज्यादा आएगी, ठीक है, क्योंकि आपके जो सिग्नल्स आते हैं, जो इफेक्टर ऑर्गन से, मान लो जैसे यहाँ पे कॉकरोच बैठा, ठीक है, तो वो सिग्नल सबसे पहले किसको जाता है बेटा, डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड को जाता है, ठीक है। जैसे रिफ्लेक्स एक्शन, जो भी रिफ्लेक्स एक्शन वाले जो एक्शन होंगे ना बेटा, जो भी रिफ्लेक्स एक्शंस जहां पे इमरजेंसी वाला केस है, मतलब ब्रेन के लिए हम टाइम नहीं ले सकते, हमें एकदम से स्पाइनल कॉर्ड से डिसीजन दिलवाना पड़ता है, वो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एकदम से गर्म चीज पे कोई हाथ लग गया, ठीक है, या फिर कोई खतरनाक चीज, सांप आके बैठ जाए, ठीक है, एकदम से वो रिफ्लेक्स है, ठीक है। रिफ्लेक्स क्या है, सडन कोई रिस्पॉन्स आप दे रहे हो, ठीक है, तो उस केस में स्पाइनल कॉर्ड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो अगर वो बंदा की स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाए तो बेटा उसका रिफ्लेक्स एक्शन खराब हो जाएगा ना, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आ जाएगा। फिर सिग्नल जाने में दिक्कत होगी, क्योंकि जो सिग्नल है ना वो मेनली कहाँ से आते हैं बेटा, स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं, क्योंकि बंडल जो होते हैं ना नर्व्स के, वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पड़े होते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, अगर आ गया तो स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप बच्चा आपने उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लोगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, The human brain can be broadly divided into 3 regions. Name these 3 regions. ठीक है, ह्यूमन ब्रेन का बेटा वो क्लासिफिकेशन आपसे मांग रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको करा रखा है बेटा उसका क्लासिफिकेशन, क्या करना है बेटा आप लोगों ने, ह्यूमन का ब्रेन जो है, ब्रेन मैंने बताया बेटा ब्रेन जो होता है 3 पार्ट में क्लासिफाई होता है आपका। फोर ब्रेन ये सबसे बड़ा पार्ट है, तो जो आपको दिखता है ना वो अखरोट सा जो आपको नजर आता है, ठीक है, वो फोर ब्रेन है, ठीक है। फिर मिड ब्रेन एंड दिस इज अ हाइंड ब्रेन, ठीक है, हाइंड ब्रेन, ठीक है। चलिए मैम ठीक है। फिर बेटा फोर ब्रेन जो है, फोर ब्रेन आगे जाके बेटा दो पार्ट में डिवाइड होता है आपका, एक होता है सेरिब्रम और एक होता है बच्चा आपका क्या, एक होता है आपका डायनसेफलॉन, ठीक है। मिड ब्रेन का फर्दर कोई पार्ट नहीं होता है, ठीक है, और हाइंड ब्रेन के आगे जाके 3 पार्ट होता है बेटा, सेरिबेलम, ठीक है बच्चा, मेड्यूला या फिर पॉन्स या फिर मेड्यूला, ठीक है। तो ये आपका ब्रेन का क्लासिफिकेशन रहेगा, मतलब कि ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। फोर ब्रेन में सेरिब्रम और डायनसेफलॉन आएगा, मिड ब्रेन एंड देन हाइंड ब्रेन के फर्दर 3 पार्ट्स होंगे, सेरिबेलम,
पॉन्स और मेडुला। ठीक है बच्चा, समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को? यस मैम समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे बेटा इसका बी पार्ट। ठीक है बच्चा, हम क्या देखने वाले हैं? इसका बी पार्ट देखने वाले हैं। ठीक है, व्हाट इज क्रेनियम? क्रेनियम क्या होता है? ठीक है, क्रेनियम क्या होता है? ठीक है, एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन? ठीक है, तो क्रेनियम क्या होता है बच्चा? क्रेनियम होती है हमारा जो स्कल होता है ना बेटा, हमारा जो ब्रेन होता है वो कुछ बोन्स पे प्रोटेक्टेड है। ठीक है, जैसे मान लो किसी बंदे की मैं तुम्हें टॉप व्यू दिखाऊं खोपड़ी का, ठीक है ऐसे। ठीक है, तो हम ये देखते हैं बेटा यहाँ पे भी ऐसे बोन्स होती हैं, यहाँ पर भी ऐसे बोन्स होती हैं, यहाँ पर भी बोन्स होती हैं, और यहाँ पर भी क्या होती है बेटा? बोन्स होती हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी ऐसे आपका यहाँ पे बीच में भी आपके ऐसे बोन्स रहती हैं। ठीक है, तो ये जो है ये क्रेनियम है। तो क्रेनियम क्या होता है बेटा? क्रेनियम इज अ बोनी बॉक्स which protects the brain from the mechanical injury होने से बच्चा ये क्या बचाता है? ठीक है, ये बचाता है इसको। फिर नेक्स्ट है बेटा, हाउ आर द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन। ठीक है, देखो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? सिंपल सी बात है, देखो एक बात सुनो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किस तरीके से आपकी बॉडी कंट्रोल कर रही है खुद को और कैसे आपस में कोऑर्डिनेट करे। ठीक है, मान लो आपके पीछे कोई कुत्ता पड़ जाए। ठीक है, मैं दिखाती हूँ वाला केस, हटाओ उसको, लिख लो। देखो आप देखो यहाँ पे इसका तुम वो देखो। ठीक है, देखो यहाँ पर मान लो बेटा आपके पीछे सी वाला पार्ट में दिखाती हूँ आपको। मान लो आपके पीछे कोई कुत्ता पड़ जाए। ठीक है, तो जैसे आपके पीछे कुत्ता पड़ेगा तो बेटा ये हार्ट है आपका, मान लो। ठीक है, दिस इज द हार्ट। ठीक है, हार्ट का वर्णन करना है मैम को। ठीक है, तो बेटा ये हार्ट है। ठीक है, तो अब जैसे कुत्ता पीछे पड़ा तो क्या क्या होगा आपके साथ? इस हार्ट में क्या क्या चीज आएंगे और आएंगे कैसे? मैंने तुम्हें बताया था अभी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है जिसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आता है। ठीक है, तो अभी इमरजेंसी में है ना, ये मामला किसमें है? इमरजेंसी में। ठीक है, और इमरजेंसी कैसे? कुत्ता पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है, कुत्ता पीछे पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे कैसे बेटा एक न्यूरॉन आएगा। ठीक है, और वो यहाँ पे कुछ केमिकल डालेगा। ठीक है, डाल देगा कुछ केमिकल। वैसे आप हार्ट की एक्टिविटी नहीं कंट्रोल कर सकते बट कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ये कब होगा बेटा? जब आपका कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। उसके बाद बेटा हार्ट में क्या चेंज आएंगे? हार्ट रेट बढ़ जाएगा एकदम से। ठीक है, हार्ट बीट बढ़ जाएंगी, हार्ट बीट। ठीक है, ये बढ़ जाएंगे आपकी। कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, कार्डियक आउटपुट मतलब कि ब्लड जल्दी जल्दी फेंकेगा, हार्ट बहुत जल्दी जल्दी ब्लड को फेंकेगा बॉडी की तरफ। ठीक है, दूसरा बेटा ये जाएंगे लंग्स पे भी कुछ एक्शन दिखाएंगे, जैसे आपकी क्या ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा, ब्रीदिंग रेट आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा बेटा? फिर एक और काम होगा। ठीक है, ये सब काम कराने के लिए एक और काम होगा, किडनी पे जाएंगे हमारे कुछ न्यूरॉन्स। ठीक है, किडनी पे, और किडनी से जाकर बेटा यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड है। ठीक है, उससे कुछ हार्मोन निकलेंगे जैसे एड्रिनालिन नाम का, एड्रिनालिन। ठीक है, और ये कौन सा बेटा? ये जो रिलीज हुआ है ये है नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन। ठीक है, समझ में आया बेटा? ठीक है, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइसेस। ठीक है, एड्रेनलिन बेटा ये भी जाके हार्ट पर एक्शन करेगा और यहाँ से बेटा इमरजेंसी के केसेस के लिए और भी ज्यादा चीजें बढ़वाएगा। ठीक है, मतलब कि ऐसा आपकी बॉडी कोऑर्डिनेट करती है जहाँ पर आपका नर्वस सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है, जहाँ पर आपका हार्मोन नॉर्मल, देखो यहाँ से हार्मोन वगैरह भी निकलने शुरू हो गए, ये आपस में कोऑर्डिनेट करके बुरी से बुरी कंडीशंस को क्या कर लेते हैं बेटा? फेस कर लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको वाला क्वेश्चन समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं बच्चे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, नेम द पार्ट ऑफ अ ब्रेन व्हिच कैन कंट्रोल द वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शन। ठीक है, आपको ब्रेन का वो पार्ट बताना है जो इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है, जो वॉलंटरी को। वॉलंटरी क्या होते हैं? वॉलंटरी होते हैं बेटा जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, और इनवॉलंटरी कौन सा होता है? जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वॉलंटरी एक्शन जो होंगे ना आपके, जो आपके वॉलंटरी एक्शन होंगे वो कंट्रोल करते हैं आपके सेरिब्रम, जो सबसे बड़ा पार्ट है, एंड सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम। ठीक है, अब बेटा इनवॉलंटरी अभी बताया था मैम ने, इनवॉलंटरी के लिए कौन सा है बेटा? ये है मेडुला। कौन सा है बेटा? ये मेडुला। ठीक है, मेडुला कंट्रोल करता है आपके सारे के सारे इनवॉलंटरी एक्शन। समझ वाला पॉइंट? यस मैम समझ में आया। ठीक है, उसके बाद व्हाट हैपेंस एट द साइनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन। साइनेप्स क्या होता है बेटा? दो न्यूरॉन के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो उसपे क्या होता है आपको उसको डायग्राम के थ्रू बताना है। मतलब आपने दो न्यूरॉन है, मतलब दो न्यूरॉन के बीच में जो साइनेप्स वहां पे होता क्या है, बेसिकली क्या होता है वहां पे, आप बताती हूँ इसको। आप पहले वाला क्वेश्चन लिख लो, लिख लिया? अब देखो तो मैं क्वेश्चन भी रेज कर दूं ये वाला। ठीक है, आपको डायग्राम के थ्रू इसको बताना है। देखो क्या करना है आपको, देखो ये आपको पता है बेटा जो सिग्नल ट्रांसमिशन होता है वो एक न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल पे और एक न्यूरॉन के डेंड्राइट पे होता है। देखो कैसे, मतलब के जैसे मान लो ये न्यूरॉन का एक्सॉन है, दिस इज द एक्सॉन ऑफ अ न्यूरॉन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे जो ऊपर है ये है प्री साइनेप्टिक सही। ठीक है, तो यह प्री साइनेप्टिक वो, और यहाँ पर बेटा ऐसे गोलियां पड़ी हुई होती है ऐसे। ठीक है, ऐसे गोले पड़े होते हैं, इनको बोलते हैं बेटा हम लोग, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स, साइनेप्टिक वेसिकल्स। ठीक है, समझ में आया पॉइंट? ठीक है, और इसके अंदर बेटा ये क्या भरा हुआ है? इसके अंदर भरा हुआ है न्यूरोट्रांसमीटर। क्या भरा हुआ है इसके अंदर? न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ है। ठीक है, यस मैम समझ में आ गया। फिर दूसरे न्यूरॉन की बेटा यहाँ पे इस तरीके से ऐसे क्या हो गया? ऐसे डेंड्राइट होगी।
ठीक है, जिसको मैंने ऐसे सनफ्लावर से बना दिया, बट आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर ना बेटा ऐसे चैनल्स लगे होते हैं, ऐसे इन पे क्या लगे होते हैं, ऐसे चैनल्स लगे होते हैं, ठीक है, दीज आर द चैनल्स, ठीक है, या फिर इनको हम रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिसेप्टर्स। मतलब कि जो यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर आएगा बेटा उसको एक्सेप्ट करेंगे। अब मान लो कोई वेसिकल आके यूं ऐसे ब्लास्ट होगी, ठीक है, यहाँ पे आके, और यहाँ से ऐसे क्या निकल गया, ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे रिलीज हो गया, तो वो न्यूरोट्रांसमीटर इस पे लगता है, फिर उसके अंदर एंट्री कराई जाती है, ठीक है बेटा, आयंस चैनल्स हम बोलते हैं कि आयंस के अंदर एंट्री होती है। कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, आपके लेवल का नहीं है, इसलिए इतना ही जानो, ठीक है। और इस स्पेस को बोलेंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलेंगे बच्चा। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? पोस्ट साइनेप्टिक, पोस्ट साइनेप्टिक, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा डायग्राम समझ में आया। कुछ भी नहीं, देखो पहले यहाँ पे आपका न्यूरोट्रांसमीटर होता है, वो किसके अंदर पड़ा होता है? वो कुछ गोलियों में पड़ा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स। फिर बाद में वो टकराता है बेटा इस तरीके से, यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाता है, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज द न्यूरोट्रांसमीटर। फिर वो न्यूरोट्रांसमीटर इस डेंड्राइट के, दिस इज द डेंड्राइट ना बेटा, ये क्या है? ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन का टर्मिनल है, एक्सॉन टर्मिनल है, ठीक है। और ये क्या है बच्चा? ये है डेंड्राइट, ठीक है। तो डेंड्राइट पे यहाँ पे बेटा कुछ आयन चैनल्स लगे होते हैं, फिर रिसेप्टर्स लगे होते हैं, जिन पे ये आके लगता है और अंदर इसकी एंट्री हो जाती है, ठीक है। आई होप आपको ये वाला डायग्राम समझ में आ गया। अगर आ गया है तो बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप बच्चा आपने उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? राइट द रोल ऑफ इंसुलिन इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल इन ह्यूमन बॉडी एंड मेंशन द डिजीज कॉज्ड ड्यू टू इट। आपको इंसुलिन का फंक्शन बताना है। देखो बेटा इंसुलिन क्या है? इंसुलिन इज बेसिकली अ हार्मोन, ठीक है। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन होता है, ठीक है, जो कहां से रिलीज होता है बेटा? कहां से रिलीज होता है? सिक्रीटेड, वैसे सिक्रीटेड बाय पैनक्रियाज, सिक्रीटेड बाय पैनक्रियाज, ठीक है। पैनक्रियाज इसको बनाती है, वो रिलीज कर देती है इसको, ठीक है। अब इंसुलिन का रोल क्या होता है बेटा? इंसुलिन जो होता है ना आपका, इंसुलिन जो है वो ब्लड शुगर लेवल को क्या करके रखता है बेटा? कम करके रखता है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन नहीं, मतलब ब्लड शुगर लेवल आपकी बॉडी में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इट या फिर डिक्रीज द ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल। अब इतना भी डिक्रीज नहीं कर देता, मतलब एक तरीके से आप याद रख सकते हैं कि ये मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो यहाँ से पैनक्रियास से दो हार्मोन निकलते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ठीक है। ग्लूकागॉन जो होता है बेटा वो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है, और जो इंसुलिन होता है वो ब्लड शुगर लेवल को कम कर देता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस मैम, ठीक है। और अगर इंसुलिन की कोई दिक्कत हो जाए, ठीक है, तो उससे बीमारी कॉज होती है बेटा, इसको हम बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। क्या बोलते हैं बेटा? एक डिजीज कॉज होती है बेटा इससे, इस डिजीज का नाम है डायबिटीज, डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। आपको डिजीज का नाम याद रखना है, पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर, ठीक है, मेलाइटस, ठीक है। आई होप आपको बेटा वाला समझ में आया होगा। फिर इसका बी पार्ट, ये तो इसका ए पार्ट था, ठीक है। इसका बी पार्ट क्या कह रहा है? इसका बी पार्ट कह रहा है व्हाट इज द टाइमिंग एंड द अमाउंट ऑफ रिलीज ऑफ इंसुलिन इन द ब्लड रेगुलेटेड। किस टाइम पर इंसुलिन निकलता है और वो किस तरीके से रेगुलेट करता है? देखो सिंपल सी बात है, अगर बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया, ठीक है, तो ये डिटेक्ट कर लिया जाता है पैनक्रियाज की सेल के थ्रू, ठीक है। तो ये डिटेक्टेड बाय पैनक्रियाटिक सेल्स या पैनक्रियाज सेल। फिर ये क्या करती है बेटा? ये रिलीज कर देती है इंसुलिन को, रिलीज इंसुलिन, और इंसुलिन जाके क्या करता है बेटा? इस ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज कर देता है, ब्लड शुगर लेवल को क्या कर देता है बेटा? डिक्रीज कर देता है। इसी को बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं हम इसी को? फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। तो एक फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। तो एक फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू आपका हार्मोन मतलब के ब्लड में पता लगा सकता है कि कोई चीज ज्यादा हो रही है, कोई चीज कम हो रही है, ठीक है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आकर आ गया तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप बच्चा आपने उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लोगे। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? हाउ डू ट्रॉपिज्म डिफर फ्रॉम नास्टिक मूवमेंट, ठीक है। ट्रॉपिक मूवमेंट नास्टिक मूवमेंट से क्यों डिफर होता है, ठीक है। उसका दो रीजन देखो, ट्रॉपिज्म और नास्टिक, ठीक है बेटा। ट्रॉपिज्म जो है ना, ट्रॉपिज्म एक डायरेक्शनल मूवमेंट है, डायरेक्शनल मतलब कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का मूवमेंट होता है, डायरेक्शनल मूवमेंट है ये। और जो नास्टिक मूवमेंट है ये एक नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, ठीक है। नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, डायरेक्शनल मूवमेंट ये वाला होता है, ठीक है। अब ये होगा कैसे? देखो मैं तुम लोग को बहुत सारे ट्रॉपिक मूवमेंट्स पढ़ाए, जैसे कुछ छूने की वजह से आएंगे, ठीक है, वाटर के थ्रू आएंगे, लाइट के लिए आएंगे, ठीक है। वो सब क्या है बेटा? वो एक ट्रॉपिक मूवमेंट है, जैसे फोटोट्रॉपिक मूवमेंट हो गया आपका, हाइड्रोट्रॉपिक हो गया, ये इस तरीके के, ठीक है। तो ये किसकी वजह से आता है? ड्यू टू प्लांट हॉर्मोन्स, ठीक है। और ये जो होंगे बेटा ये कुछ ड्यू टू जैसे वाटर मूवमेंट,
वाटर मूवमेंट। जैसे मान लो आपने एग्जांपल देखा है बेटा, टच मी नॉट का प्लांट होता है, जब आप उसको छूते हैं तो उसमें से वाटर लूज आता है, इसलिए वो मुरझा जाता है, ठीक है, वो एक मुरझा जाता है, ठीक है। और वापस से जब आप उसको थोड़ी देर बाद वो खुद वाटर फिल हो जाता है, फिर वो दोबारा से ऐसे पूरी तरीके से अपने नॉर्मल पोजीशन पर आ जाता है, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट आप लोग याद रख सकते हैं कि प्लांट हार्मोन, जो प्लांट जिस तरीके से रिस्पॉन्स करेगा उसी तरीके से आपके ट्रॉपिक मूवमेंट्स भी रिस्पॉन्स करते हैं, मतलब आपका ट्रॉपिज्म रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। आई होप आपके वाले क्वेश्चन समझ में आ गया, अगर आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप बच्चा आपने उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले होगा। अब हम आगे हमारे इस लेक्चर के बिल्कुल लास्ट पार्ट पर, ठीक है, जहां पर बेटा हम लोग लास्ट 2 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पर आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप लोग से डिस्कस कर लिया है। आप इन क्वेश्चंस को लगा दीजिए। इन क्वेश्चन का लगाने का मोटिव क्या है कि आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस बोर्ड में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। यही सेम क्वेश्चन, कुछ ही या तो लैंग्वेज चेंज हो सकती है, उसकी कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसका ये ज्यादा से ज्यादा फायदा ये होता है इन क्वेश्चंस का, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं बेटा पहले वाले का सोल्यूशन। How does our body respond when adrenaline is secreted in large amounts into the blood? एड्रीनालिन एक हार्मोन होता है जो किडनी पे बैठी हुई ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड, उसको रिलीज करती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए बेटा ये किडनी है, ठीक है, इस पे एक टोपा है, इसका किडनी का टोपा है, इसको बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड हम इसको बोलते हैं बेटा, और ये इस हार्मोन को रिलीज करती है, जिस हार्मोन का नाम क्या है, एड्रीनालिन, ठीक है। और एड्रीनालिन एक इमरजेंसी हार्मोन है, इमरजेंसी हार्मोन की इमरजेंसी में निकलता है बेटा, ठीक है। और जब मैंने आप लोगों को बताया था कुत्ता पीछे पड़ जाता है इमरजेंसी है ना, मैंने बताया था किडनी से एड्रेनालिन निकलेगा, ठीक है। ये क्या करेगा बेटा, हार्ट रेट बढ़ाएगा, हार्ट बीट बढ़ाएगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ाएगा, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करेगा, ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज करेगा, ठीक है। इन सब चीजों को ये इंक्रीज कर देता है। समझ वाले पॉइंट क्या नाम समझ में आया, ठीक है। फिर बस इसमें इतना बताना है आप लोगों को। फिर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इन सब टर्म्स को एक्सप्लेन करना है। फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, बहुत आसान है बेटा। जो फोटोट्रॉपिज्म होता है ये रिस्पॉन्स होता है बेटा किसका, लाइट के लिए, ठीक है। रिस्पॉन्स टू लाइट, ठीक है। कौन करता है बेटा, इसको रिस्पॉन्स करती है शूट। कौन रिस्पॉन्स करती है बेटा, शूट, क्योंकि स्टेम ही तो ऊपर को ग्रोथ करती है ना आपकी, ठीक है। और जियोट्रॉपिज्म रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी के लिए। तो कौन रिस्पॉन्स करता है बेटा, अच्छे से रूट, ठीक है, रूट ग्रेविटी के लिए रिस्पॉन्स करती है, ठीक है। और कीमोट्रॉपिज्म में बेटा क्या, रिस्पॉन्स टू केमिकल, रिस्पॉन्स टू केमिकल। जैसे कैसे केमिकल बेटा, जैसे पॉलन पिस्टन इंटरेक्शन होता है ना, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, ठीक है। इसका एग्जांपल आप क्या रखेंगे, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। जो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होती है ना बेटा, वो इसी वजह से होती है, ठीक है। वो केमिकल का ही क्या होता है बेटा, रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होना। इसी के साथ बेटा हमारा लेक्चर खत्म होता है। आई होप आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस पसंद आए बेटा। मैंने और भी क्वेश्चंस को कल भी मैंने डिस्कस किया था आप लोग से, जाकर देखो भाई, ये आप लोग के लिए बहुत अच्छी सीरीज चल रही है, ठीक है। एंड अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो, एंड ज्यादा शेयर